हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी। प्लेट से एक और समोसा उठाते हुए वांसी ने पूछा, तो तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? कविता ने कहा, यही कोई 10-12 दिनों के लिए। कविता की कुछ महीने पहले ही जितेंद्र से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला, और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम कैसे रह लेती हो उस जगह? तुमने बताया था कि किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। वह जानती थी कि ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है कविता। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है। अब कुछ दिन झेल लूंगी, कहकर कविता ने कहा। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी बेचारी। और दोनों जोर से हंस पड़ी। यार मत पूछो, क्या बताऊं। उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है गंवार। हाथ भर भर चूड़ियां मांग सिंदूर से भरी, और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती हैं। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कम समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल टाइम हो गया है, बास घूर रहा है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गईं। कविता शहर में पली बढ़ी आधुनिक लड़की थी। जितेंद्र से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 3 दिन में ही उसका जी उब गया। उस परिवेश में 4-5 दिन रहने के लिए जितेंद्र ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। शहर में जींस टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली कविता को साड़ी पहनकर घूंघट निकालकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर और जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। कविता की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी अलका बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद कोमल नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। कविता गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थी। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसाकर कविता खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वह करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जितेंद्र और कविता के दोस्त हमेशा आते जाते थे। घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र की छोटी बहन कोमल की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ वाले पंखे से हवा करते करते कविता का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली कविता को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे घुटन होने लगी। एकांत मिलते ही कविता को गुस्सा फूट पड़ा। जितेंद्र, कहाँ ले आए तुम मुझे? मुझसे नहीं रह जाता ऐसी जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो कविता। यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। कोमल की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। जितेंद्र ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। कविता ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी।
कविता को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे अच्छा नहीं लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अलका उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी से उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अलका पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर अलका का नाम होता। कविता भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद अलका के सामने कुछ भी नहीं था और कविता भी यह बात जल्दी ही समझ गई थी। घर के लोगों में अलका के प्रति प्यार दुलार देखकर कविता के मन में जलन की भावना आने लगी कि आखिर वह भी तो उस घर की बहू है, तो फिर सब अलका को इतना क्यों मानते हैं। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टांग दो। बाथरूम से नहा कर निकले जितेंद्र ने अलका को आवाज़ दी। कविता रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत जितेंद्र के पास आई और बोली, यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अलका भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने जितेंद्र को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। कविता को गुस्से में देखकर जितेंद्र घबरा गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? कहकर उसके हाथ से शर्ट लेकर कविता ने बटन लगा दिया। धीरे धीरे कविता को समझ आने लगा कि कैसे अलका सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है। अलका उनकी दवा और खानपान का पूरा ध्यान रखती है। सासू माँ भी अलका से खुश रहती हैं। वह पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती अलका सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती है। घर आए रिश्तेदार भी अलका को ही महत्व देते हैं। कविता उस घर में जैसे एक मेहमान की तरह थी। अलका का हर वक्त मुस्कुराते रहना कविता को दिखावा लगता। वह मन ही मन अलका से चिढ़ने लगी थी। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब कविता हर समय में कार में घुस जाती थी, चाहे वह काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा कर दिखाए तब पता चले। कविता मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर घमंड था। कविता के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती अलका फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। अलका को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी देखभाल में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम अच्छे से नहीं होते थे। बड़ी बुआ ने कविता को रसोई में काम लगा दिया। खाने में कोई न कोई कमी रह जाती, सब कमी निकाल कर खाते। अलका कविता की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास न होने से जिन कामों में अलका माहिर थी उन्हें करने में कविता घंटों लगा देती थी। मझली बुआ ने मीठे में घेवर खाने की फरमाइश की तो कविता को घेवर पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी घुमाती रहे। तेज आंच में पकती घेवर पूरी तरह जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मझली बुआ ने कविता को आड़े हाथों लिया। शर्म की वजह से कविता का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, कविता ने यह सब पहले कभी नहीं किया। वैसे भी यह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का इसे।
आपके लिए घेवर मैं फिर कभी बना दूंगी। अलका ने कविता का रोता हुआ चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद कोमल की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। अलका के मधुर व्यवहार के कारण कविता उससे घुल मिल गई थी। अलका उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। जितेंद्र ने ट्रेन के टिकट बुक करा दिए। एक दिन दोपहर में कविता पुराना एल्बम देख रही थी। एक फोटो में अलका सिर पर काली टोपी लगाए काला कपड़े पहने थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर कविता ने जितेंद्र से पूछा, ये अलका भाभी है ना? हाँ, यह फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी हैं अलका भाभी? कविता हैरान थी। अलका भाभी ने एमए किया है। वे तो नौकरी भी करती थीं। उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी देखभाल में। अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक हैं तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं कविता, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। कविता जिस अलका भाभी को अनपढ़ समझती रही, वह इतनी काबिल होगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए अलका भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। कविता को अपनी सोच पर पछतावा होने लगा। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? राजू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए अलका भाभी कविता के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। कविता और जितेंद्र हड़बड़ाते हुए बोले। राजू को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो बड़े भैया बोले, अलका तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े अलका भाभी ने इंग्लिश में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद जितेंद्र से कविता ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। जितेंद्र हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे अलका भाभी से बहुत कुछ सीखना है। कविता उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, वाह, तो यह बात है। फिर तो ठीक है, कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। जितेंद्र ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।